अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। Spring 20, question number 7. Spring 20, question number 7. Spring 20, question number 7. जमाल लिमिटेड के नाम से सवाल है। स्प्रिंग 2020 क्वेश्चन नंबर 7 जमाल लिमिटेड। पार्ट ए के आंसर में क्या लिखेंगे? क्या सिचुएशन बतानी? हाँ जी, वही अजम्पशंस ही लिखनी है इसमें। कभी वो लिमिटेशंस की बात कर लेगा वो, लेकिन किस तरह लिखनी है? नेगेटिव करके। सवाल की वर्डिंग दोबारा पढ़ें। वो कह रहा है कि क्या ऐसे हालात होंगे कि EOQ जो बेस्ट हुआ करता था वो वाली बात इनवैलिड हो जाएगी, तो वो जो अजम्पशंस थी उन्हीं को पलट दें। पार्ट बी आप कर रहे हैं अभी 10 मिनट। करें जल्दी करें। देखें, नो होमवर्क है तो फिर इसका मतलब यही है कि क्लास में जो सवाल करने हैं फिर वो जल्दी करने हैं। 10 मिनट में पार्ट ए करना है। पार्ट बी करिए अभी आप लोग। क्वेश्चन 7 पार्ट बी स्प्रिंग 2020 जमाल लिमिटेड। पैक की बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पेज 36। इससे ज्यादा लोकेशन क्या बताऊं? करें ये सवाल अभी। अगर सही नियत से करेंगे ना तो ये वाकई 10 मिनट का सवाल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है।
Practice questions are करना क्या है सवाल में? हाँ जी, किन ऑप्शंस को कंपेयर करना है? हाँ जी, ये जो 3 दी हुई हैं, क्योंकि उसने कहा है कि ये जो सप्लायर ने ऑफर की हैं इनमें से कौन सी बेहतर है, तो ये 3 OQ हैं जिस पे सवाल सॉल्व करना है। करने के लिए दिया है 10 मिनट। और ये 8 मिनट पुरानी बात। अरे ऐसे ही कह रहा हूँ, करे।
उसने आगे समझाया तो है। दस मिनट हो गए। अगर सारे सवाल मैं ही बोर्ड पे करूंगा तो आपका नहीं बनेगा कॉन्फिडेंस, इसलिए नियत से इसको करें, लेकिन इतनी देर का नहीं है ये सवाल। सही हो गया।
जी Alternately, the holding cost of safety stock being constant can be ignored for all three options. इसका मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है ऑल थ्री ऑप्शन? can be ignored from all three. क्योंकि में load by pack लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? Alternately, the holding cost of safety stock नहीं नहीं being constant नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ना करें ऐसा, बिल्कुल इग्नोर ना करें। बस भाई बस, अभी तक नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा आपसे, फिर किसी काम के नहीं हैं आप लोग। क्या क्या ऑप्शन है? 3500, 4000, 5000, ये ऑप्शंस हैं। और रुपीस मिलियन, थाउजेंड, कितने की प्राइस है? चलें 1000 में कर लेता हूं। परचेज कॉस्ट लेनी है या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि हर ऑप्शन की वो डिफरेंट है। तो टोटल परचेज कॉस्ट के लिए एनुअल डिमांड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनकी अपनी अपनी परचेज प्राइस, लेकिन उसके लिए एनुअल डिमांड आपको निकालनी पड़ेगी। एनुअल डिमांड है जो यूनिट्स बताए हुए वो प्रोडक्ट के हैं, जबकि खरीदना है हमने रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्ट के यूनिट्स कितने? 19,000। और डीबीओ के लिए T3 का 1 किलो चाहिए, लेकिन ये जो 1 किलो की क्वांटिटी दी हुई है ये 0.95 है। तो 19,000 के लिए 1 kg चाहिए, लेकिन ये ऐसे 20,000 kg, ये एनुअल डिमांड है। इतना निकला है था? चलो सही है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, जीरो पे नहीं कॉस्ट फेल होगी कम से कम, बड़ी अचीवमेंट है ये भी। तो 20,000 किलो को हर ऑप्शन की परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। टोटल ऑर्डर कॉस्ट के लिए, बल्कि चलें इतनी कर ही लिया तो लिख ही देता हूं, 20,000 किलो इनटू इनकी अपनी अपनी प्राइस। 6100, 59, 5, टोटल ऑर्डर कॉस्ट। अच्छा, अभी तक जितने भी सवाल कर लिए ये मुश्किल है? ऑर्डर कॉस्ट सवाल में क्या क्या है? एक ही है। कितनी? 4200 उसने दी हुई है, लेकिन उसने खुद ही कह दिया है कि इसमें से ये फालतू है, ये छोड़ देना। 4200 में से 80 निकाल दे, 2420। तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट होती है 2420 रुपए इनटू एनुअल डिमांड ओवर OQ। 52 12.1 और टोटल होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट के बारे में उसने कहा हुआ है कि होल्डिंग कॉस्ट है तो 260, लेकिन इसमें जो 180 है वो रेंट का है। अगर सिर्फ यही बात लिख के फुल स्टॉप लग जाता तो 260 में से हम 180 निकाल देते, जैसे ऊपर 4200 में से 1780 निकाला है। लेकिन इसने आगे घुमा ये दिया
कि रेंट है ही जगह घेरे हुए के हिसाब से, तो ये रेलिवेंट हो गया। क्यों रेलिवेंट हो गया? क्योंकि जितनी ज्यादा इन्वेंट्री होगी उतना ज्यादा रेंट पड़ेगा। और उसके बाद उसने कहा कि जी इसके अलावा जो बाकी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टॉक कम हो या ज्यादा हो, यानी 260 में से 180 ही रेलिवेंट है, तो बस 180 रेलिवेंट है। 14.52 नहीं आ रहा? ऑर्डर कॉस्ट को राउंड ऑफ, अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने किन्होंने? नहीं, मैं जो बोर्ड पे कर रहा हूं वो बताए ना। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा होता ना, मुझे वो आंसर बताया करें। 13.8 इधर, तो फिर अब मैं वापस कैसे लाऊं? उधर में से नंबर ऑर्डर पॉइंट में होने तो नहीं आप आधे में थोड़ी लगाएंगे। अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने कि ये ना जो इस वक्त कैलकुलेशन यहां हो रही है, इसमें अगर इस चीज की गहराई में जाएंगे ना कि इसका OQ इस वाला 3500 20,000 डिवाइडेड बाय 35 5.71, तो 5.71 ऑर्डर्स कैसे हो सकते हैं? मतलब पांच ऑर्डर दे दिए थे और छठा ऑर्डर अभी दे ही रहे थे। अच्छा ठहरो बाद में बात करता हूं, फोन रख दिया तो 5.71 ऑर्डर, तो ऑर्डर तो पॉइंट्स में नहीं होंगे, तो ऑर्डर कितने होंगे? 6। तो अब अगर मैं यहां 6 रख लूं तो आंसर चेंज हो जाएगा। इतनी गहराई की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अगर 6 रखेंगे तो फिर आपकी एनुअल डिमांड ही गलत रखी हुई है ऊपर। 20, फिर एनुअल डिमांड ही गलत लिखी हुई है ऊपर। फिर आपको ऊपर टोटल परचेज कॉस्ट भी 20 की बजाय 21 पे लेनी चाहिए। तो इसलिए ये जो पीछे किया हुआ है, ये खैर चलो मैं पैक में खड़ा हूं, लेकिन ये ज्यादा फनकारियां लगा लेते हैं जिन्होंने भी किया है, या आई कैप के सोल्यूशन में भी ज्यादा फनकारियां इस पे लग गई। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड करके क्या तीर मार लिया, तो अगर वो 6 है तो फिर वो भी 20,000 नहीं है, फिर वो भी 21,000 है, करें उसको भी चेंज। तो इसलिए ना इतनी टेंशन ना लें, आपने जो फार्मूला लिखा है इस फार्मूले का आंसर बता दें। इस बात पे पेपर वाला नंबर नहीं काटेगा कि इसको यही नहीं पता कि 5.6 ऑर्डर नहीं होते, इस पे नंबर नहीं कटेंगे। आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करें और आंसर लिख दें। ये सवाल मैंने ऐसे ही दिया था आपको करने के लिए कि चलो जब तक बाकी लोग आए आप उतने में हंस खेल के कर ही लेंगे, तो इसलिए टेक्निकली क्लास शुरू हो रही है अब। तो होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 180, और बस ये 180 ही है, इनटू OQ बाय 2 प्लस कितना है? 320। इतनी सारी है? 37.6 30 यानी 3,72,000। 372.3 हो गया, यही बनती है। 417.50.6 6
6486 64 86.4 thousand. Yes, sir. नहीं. 9.7. 6437. 64 Wait. तो कंक्लूजन क्या है? ये 8 नंबर थे जो आपने करने में लगा दिया आधा घंटा तकरीबन। तो पॉइंट से बचने के लिए मतलब क्यों बचाना चाह रहे हैं पॉइंट से? ठीक है ना करें, अगर आपको ये राउंड करने में मुश्किल है, मतलब थाउजेंड्स में नहीं लिखना, पूरी पूरी फिगर लिख लें। ये क्या हो गया? क्या पूछ रहे हैं? क्या करना चाहिए? क्यों 260 लेना चाहिए? क्यों पूछ रहा हूं ना, क्यों? वो आगे अंग्रेजी लिखी है ना, उसको पढ़ें देखें क्यों रेलिवेंट लग रहा है आपको। रेंट रेलिवेंट है, 180 रेलिवेंट है ना, और बाकी पढ़ो ना बेटे, अगला लाइन पढ़ो। ये सवाल डन जी। पॉइंट है ऑर्डर कॉस्ट वाला, उसमें उन्होंने स्टाफ की सैलरी को ऑर्डर से लिंक किया हुआ है। मतलब ऑर्डर से कब लिंक किया हुआ है? उन्होंने ऑर्डर कॉस्ट दी हुई है ना 4200, तो उसमें मतलब पर ऑर्डर है, जिनमें से 1780, अब पर ऑर्डर में से 1780 जो है वो स्टाफ की सैलरी है। तो ये ऑर्डर से लिंक हो गया ना, मतलब वो पर ऑर्डर है 4200। यस और 1780। और आगे अब उन्होंने कहा हुआ है कि स्टाफ की सैलरी है, इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये मतलब माइनस करके 2420 लिख दिया। लेकिन अगर उन्होंने स्टाफ लिखा ही ना होता, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट सिंपल लिख दिया होता, नहीं तो फिर 1780 का पॉइंट ही ना लिखा होता। नहीं मतलब 1780 लिखा होता, क्या उसको क्या कहा होता? ये उन्होंने स्टाफ की बात ना लिखी होती, उन्होंने सिंपल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की लिख दी होती। क्या लिखा होता? मतलब 1780 pertains to सैलरीज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। तो हम ये भी तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की सैलरी होगी ना, और किसकी सैलरी? लेकिन सैलरीज, लेकिन हम उसको ये भी तो समझ सकते थे ना कि वो इंस्पेक्शन के लिए हो सकता है। सैलरीज सैलरी का तो वर्ड ही बहुत स्पेसिफिक है, जो कि एक मंथली फिगर को कहते हैं। एक सवाल किया था ओरे लिमिटेड का, उसमें स्टोर कीपर की सैलरी थी, कहने को तो वो भी पर यूनिट ही दी हुई थी, लेकिन वो सैलरी थी। रही बात के पर ऑर्डर क्यों दी हुई है, सारे खर्चों को डिवाइड कर दे नंबर ऑफ ऑर्डर से तो पर ऑर्डर निकल ही आएंगे। हम लोग अब तक जितनी भी कॉस्ट पड़ी है, अगर सारी फिक्स्ड कॉस्ट्स को यूनिट से डिवाइड कर दें तो पर यूनिट बन ही जाएगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पर यूनिट चीज है। तो वर्ड सैलरी की वजह से इसको। और पूछें इसमें? चलें ठीक है, अब आए कल जो सवाल आपको शेयर किया था, पैक की बुक में वो अमेंडेड वाला ही डलवाया है मैंने। ऑटम 20 अटेम्प्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। कहा था मैंने वैसे को ट्राई करना चाहे तो कर ले, तो ट्राई किया था तो फिर हो गया, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा चले अभी पढ़े ना, सवाल पढ़े अभी। कर लें अभी सारे सवाल पढ़ लें। ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 2 अमेंडेड वाला। असल वाला को ऑटम 20 खोल लेगा तो वो सही सवाल नहीं था, उसमें गलती थी। फिर भी कोई जिद करना चाहे तो करता रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाता रहे, शाम को जब थक जाए तो फिर ये वाला सवाल देख लेना।
Yes. जी सवाल पढ़ लिया तो मैं करूं। अच्छा, इसी फाइल में मैंने सॉल्यूशन भी साथ लगाया हुआ है, तो सवाल पे ही रहना। अगर सॉल्यूशन ही खोलना है, साथ साथ देखना है, तो फिर ये खुद ही कर लेना, सवाल खुद ही कर लेना सवाल। अच्छा, पैक की बुक में ना कुछ सवालों में इसी चैप्टर के कहीं ना कहीं नोट लिखा मिलेगा कि सेफ्टी स्टॉक को इग्नोर कर सकते थे। इसके भी सॉल्यूशन में आप देख लें, लिखा हुआ था, ये जो अभी पहले किया है। पैक के सॉल्यूशन में कोई नोट किसी ना किसी सवाल में लिखा होगा कि सेफ्टी स्टॉक, और ये नहीं कह रहा जो अभी किया उसकी बात कर रहा हूं, जो अभी किया है ना उसका कह रहा हूं। है क्या वजह? इग्नोर करने की रीजन ये है कि तीनों में सेफ्टी स्टॉक उतना ही है, तो तीनों में से निकाल देंगे तो डिसीजन तो चेंज नहीं होगा ना। लेकिन आपने ये नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसकी आदत रख ली तो जहां भी होल्डिंग कॉस्ट चेंज हो गई वहां पर आपसे गलती हो जानी है। इसलिए मैंने आपको नहीं कहा कि आप सेफ्टी स्टॉक इग्नोर करें, आपको जो एवरेज स्टॉक बताया वैसे ही करिए। सवाल पढ़ लें तो मैं करूं शुरू क्लास। सवाल पढ़ लें तो मैं क्लास शुरू करता हूं। वो देखो ना, वो अभी आया है। करूं शुरू क्लास? ठीक है, चलो। पढ़ लिया? इस सवाल में एक मजेदार बात यह है, एक तो ये कि पिज़्ज़े का सवाल है तो वो तो एक अपना मजा अलग है। हैं? मैं खिलाने लगा पिज़्ज़ा, ये क्या सवाल? अच्छा है ना। हाँ, और उसमें इंपोर्टेड चीज है बड़ी प्रीमियम क्वालिटी की। और एक पिज़्ज़े में एक पाव चीज डलती है। तो डीप पैन कर लें या थिन क्रस्ट कर लें? हैं? थिन क्रस्ट कर लें। और कुछ चीज एक्स्ट्रा डालनी है किसी ने? सबने एक ही पिज्जा खाना है? पॉज करें यार, पिज्जा तो मंगवाए ना, पॉज कर लें। सही है, पिज्जा सही था। आपको नहीं मिले 2 पीस? ठहरो यार, पॉज करो यार। क्या
अच्छा, इसमें एक डिफरेंट बात यह है जो इससे पहले किसी सवाल में नहीं थी और उस तरह से स्टूडेंट ने सोचा भी नहीं होता, बड़ा अच्छा पॉइंट था। इसमें हमने कंपैरिजन करना किसका है? सीरियसली यार, इसमें हमने किन ऑप्शंस को कंपेयर करना है? EOQ और अभी इस वक्त EOQ फॉलो होता है और सप्लायर ने कहा है कि अगर आप साइज डबल कर लें तो फिर हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो दो ऑप्शंस कंपेयर करनी है, EOQ और डिस्काउंट ऑफर। इसमें नई और डिफरेंट बात यह थी कि एनुअल डिमांड दोनों में फर्क आएगी। एनुअल डिमांड दोनों में फर्क निकलेगी। चले करते हैं, क्योंकि अगर OQ चेंज होगा ना तो रेफ्रिजरेशन में लॉस चेंज हो जाएगा और जब उस डिफरेंट से ग्रॉस करेंगे तो एनुअल डिमांड फर्क निकलेगी। बताता हूं दोबारा। अभी इस वक्त हम EOQ फॉलो करते हैं और अभी इस वक्त EOQ फॉलो करते हैं और अभी इस वक्त 3% लॉस हुआ करता है। टोटल पिज़्ज़े बनते कितने हैं? 4850 पर वीक। EOQ के लिए अलहदा एनुअल डिमांड निकलेगी। टोटल पूरे साल में कितने वीक्स हैं? तो पर वीक कितने? 48। कितने यूनिट्स हो गए पर वीक? ये हो गया पूरे साल का। लेकिन हम इस वक्त क्या चीज खरीदने की बात कर रहे हैं? चीज। तो वो लगती है एक पिज़्ज़े में 0.25 kg, लेकिन स्टोर में रखे रखे 3% जाया हो जाती है। तो हमें खरीदने के लिए 97% करना पड़ेगा, 65,000 kg। ये एनुअल डिमांड है EOQ के लिए। और जब डिस्काउंट ऑफर, क्योंकि अभी कर ही रहा हूं वर्किंग, तो डिस्काउंट ऑफर की भी साथ ही कर लेता हूं। डिस्काउंट ऑफर के लिए एनुअल डिमांड 4850 पिज़्ज़े पर वीक, साल में 52 पिज़्ज़े, एक पिज़्ज़े में 0.25 kg चीज। लेकिन रेफ्रिजरेशन में अब चूंकि 4% जाया होगा तो 96%, 65। ये इसमें एक अच्छा पॉइंट था कि एनुअल डिमांड ही डिफरेंट है। ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी या सेम रहेगी? ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो जाएगी। ये मेरा ख्याल है कल परसों शायद मैंने बात की थी कि अगर OQ बड़ा करने से हो सकता है कि ट्रक चेंज करना पड़े, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फर्क हो सकती है। तो ये इन्होंने कहा है कि OQ चेंज करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन भी चेंज हो जाएगी, इसलिए ऑर्डर कॉस्ट भी दोनों के लिए अलग अलग निकलेगी। अभी इस वक्त ऑर्डर कॉस्ट क्या क्या है? सवाल के शुरू से देखें। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर ऑर्डर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में कि इसमें से 80% रेलेवेंट है। तो एडमिन कॉस्ट 150,000 का 80%, 120,000। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर, ये अभी इस वक्त इतनी है 22,500। और कोई ऑर्डर कॉस्ट? क्वालिटी इंस्पेक्शन पर ऑर्डर 20,000। और कोई ऑर्डर कॉस्ट? बस, तो ये बन जाएगी 162,500। और अभी कर ही रहे हैं वर्किंग, तो डिस्काउंट ऑफर की भी अभी कर लेते हैं। डिस्काउंट ऑफर वाले पे फर्क क्या पड़ेगा? एडमिन कॉस्ट सेम रहेगी,
ट्रांसपोर्टेशन कितनी महंगी हो जाएगी? 50% महंगी हो जाएगी। यानी ये जो अभी 22,500 है इसको 1.5 कर देते हैं। 33,750। इंस्पेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? कितनी हो जाएगी? ये भी 50%, तो इसको भी 20,000 को इंटू 1.5 30,000 183,750। ये मैंने एनुअल डिमांड निकाली है दोनों ऑप्शंस में और ऑर्डर कॉस्ट दोनों ऑप्शंस में निकाली है। यहां तक पहुंचे फिर होल्डिंग बताता हूं। इसमें बताएं कोई अंग्रेजी पढ़ के अगर ना समझ आई हो बात तो। जितनी सवाल में अंग्रेजी लिखी हुई है आपको भी उसका मतलब यही समझ आना चाहिए जो किया है। हाँ जी, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट के लिए EOQ यानी जो अभी काम चल रहा है उसके लिए होल्डिंग कॉस्ट सवाल में क्या क्या है? रेफ्रिजरेशन है। रेफ्रिजरेशन कितनी है? 250 पर केजी पर। बाय डिफॉल्ट पर ईयर ही होती है। होल्डिंग कॉस्ट अगर पर यूनिट बताई है ना बस, तो बाय डिफॉल्ट पर ईयर ही है। और क्या होल्डिंग कॉस्ट सवाल में? वेयर हाउसिंग। और इसमें भी उन्होंने कहा कि ये सारी रेलिवेंट नहीं है। कितनी दी हुई है? 68 है और इसका 50% रेलिवेंट है 34। और इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट लगना है परचेज प्राइस पे और परचेज प्राइस है 1200 का 1.5% पर मंथ। 216 पॉइंट के बस 500। तो मैंने ही कर दिया सारा सवाल, कोई बात नहीं। चलो जहां इतना किया, हाँ डिस्काउंट वाला भी सही। रेफ्रिजरेशन वही रहेगी, 75% बढ़ जाएगी तो 251.75 437.5। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग उतनी रहेगी, कितनी बढ़ जाएगी? 34.1.5 51। और इंटरेस्ट अब इस प्राइस पे लगेगा तो 1200। कितना डिस्काउंट है?
तो 1200 को 0.95 205.2 693.7। अब इनसे EOQ निकलेगा, वो एक ऑप्शन, और उसी को डबल करके दूसरी ऑप्शन, और फिर अकॉर्डिंगली वो परचेज कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट निकलेंगे, लेकिन अपनी अपनी एनुअल डिमांड से। जब ये फिक्स कॉस्ट ही नहीं है तो स्टेप फिक्स कॉस्ट कैसे? रेफ्रिजरेशन कॉस्ट नहीं, आप वेयर हाउसिंग कॉस्ट कह रहे हैं। रेफ्रिजरेशन कॉस्ट है ही पर केजी 250। क्योंकि हमें हो सकता है डिफरेंट रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता हो। अब एक ज्यादा हैवी वाला रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा। थोड़ा सा गोश्त रखना है कुर्बानी का तो छोटे से फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में भी रखा जाएगा। पूरा पूरा बकरा रखना है और मलेदारों के भी चुरा के लाए थे वो भी रखने हैं, तो फिर और बड़ा डीप फ्रीजर चाहिए हैं। नहीं नहीं, बस छुट्टी का एक सवाल है अभी, और एक सवाल। अभी करना है क्लास, कल क्लास है जी, जी है, हाँ जी करना है। क्या हो गया? तो जुम्मा तो आज भी है क्लास में। है वो स्टूडेंट का नाम जुम्मा है ना। ये सवाल डन। ये ना चीजें खरीदने से रिलेटेड ये कुछ टर्म्स इस्तेमाल हो सकती हैं, नहीं होनी चाहिए, वैसे एक दफ़ा हुई हैं इसलिए बता रहा हूँ। कुछ कमर्शियल टर्म्स होती हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर या और जहाँ डिफरेंट किस्म की प्राइसेस हों वहाँ ये इस्तेमाल होती हैं। काफ़ी सारी हैं, उनमें से 3 बता रहा हूँ जो आपके काम की हो सकती हैं। ये नाम सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस्तेमाल हो सकते हैं सवालों में, तो आपको पता हो इनका मतलब क्या है, ये बता रहा हूँ बस। अच्छा, मैं तीनों की एक एक मिसाल दूंगा, मेरे ख्याल में वो मिसाल ही आप उर्दू में लिख लेना तो बात समझ आ जाएगी। अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट जो भी खरीद रहे हैं किसी और शहर से खरीदना है और वो सप्लायर कहता है कि
आपको ही यहाँ आना पड़ेगा, हमारे स्टोर तक आना पड़ेगा। तो आपको हम 200 रुपये का यूनिट चार्ज करेंगे। अब उसको आपने खुद लेके जाना है, आपका मसला है। आपको हमारे स्टोर तक खुद आना पड़ेगा। 200 रुपये प्राइस चार्ज करेंगे। इस प्राइस को कहते हैं एक्स वर्क्स प्राइस। दोबारा चलें, फिर मैं ऐसा करता हूं, पहले ना तीनों बता देता हूं एक बार, फिर रिपीट करूंगा तो लिखना। हमने कहा जी कि आपका इलाका बड़ा खतरनाक है, तो आप ना हमें चीज़ें पहुंचा दें। उसने कहा ठीक है कि मैं आपको ये चीज़ें ट्रेन के स्टेशन तक चीज़ें लोड करवा दूंगा, बस वहां पर आपका बंदा स्टेशन तक आ जाए, वो वहां से खुद ही ले जाए। इसमें और पहले में क्या फ़र्क पड़ा? तो अभी भी हम खुद ही जा रहे होंगे। आप बस स्टेशन तक जाएंगे, वो शहर के अंदर गलियों के अंदर नहीं जा रहे। तो वो जो अपने स्टोर से लेके इधर स्टेशन तक चीज हमें खुद ला के दे रहा है, वहां से हमारे हवाले। इसको FOB प्राइस कहते हैं, फ्री ऑन बोर्ड। कि जैसी चीजें ऑन बोर्ड हुई उसकी तरफ से फ्री हैं। हम कहते हैं नहीं, ट्रेन पे डर लगता है हमें, तुम ऐसा करो चीजें हमारे घर पहुंचा दो। तो वो अब सारा रास्ता भी खुद चीजें बियर करेगा और यहां पहुंचा के जाएगा। अब जब हमें प्राइस कोट करेगा उसको CFR प्राइस कहते हैं। दोबारा, जो हमने खुद सप्लायर की प्लेस तक जाना है और उसने हमारे हवाले चीज कर दी, अब वो हम जाने और चीजें जाने, इसकी जो वो प्राइस हमें बताएगा वो एक्स वर्क्स प्राइस है। ये सप्लायर की दुकान है, ये खतरों भरा इलाका है, ये पोर्ट आ गई, पोर्ट स्टेशन कुछ भी, ये सारा उस ट्रेन का, जहाज का, हवाई जहाज का रास्ता है। ये हमारे इलाके का पोर्ट आ गया और ये बायर की जगह आ गई। अगर सप्लायर कहेगा कि यहां खुद आओ, यहां से चीजें तुमने लेके जानी है, तो मैं तुम्हें उसके पैसे चार्ज करूंगा 200। हाँ, अगर तुम्हें चीजें यहां छोड़ दी हैं मैंने, तो मैं इसके तुम्हें पैसे 200 नहीं 240 चार्ज करूंगा। और अगर ये सारा रास्ता भी मैंने ही तय करना है, तो मैं इसके फिर 300 चार्ज करूंगा। है? आपने शॉप से कभी कोई चीज खरीदी, उठाई हमेशा? खरीदी है शॉप से कोई चीज? शॉप से कोई चीज खरीदी है तो चल के भी जा रहे हैं, उसको मैं पैसे भी दूं तुम्हें, मैं चल के भी आया हूं, तो परचेज प्राइस तो देनी पड़ेगी ना। हाँ जी भाई, प्रोडक्ट की प्राइस ही बता रहा हूं ना। नहीं, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस, ये प्रोडक्ट की प्राइस बता रहा हूं, क्योंकि हम यहां इन सवालों में परचेज प्राइस यूज कर रहे हैं ना। तो ये उस सेंस में की है बात कि अगर हम खुद जाएंगे, वहीं से शॉप से चीज ले लेंगे, तो 200 की हमें वो चार्ज करेगा। ये प्राइस है, परचेज प्राइस 200 ऊपर नहीं ले रहा, परचेज प्राइस 200 है। और अगर वो यहां तक लाके चीज हमारे हवाले कर देगा तो वो महंगी चार्ज करेगा, और अगर यहां तक पहुंचा के जाएगा तो और महंगी चार्ज करेगा। तो ये सवालों में मुख्तलिफ ये टर्म्स इस्तेमाल हुई हो सकती हैं, तो मतलब है ये परचेज प्राइस ही। ये एक्स वर्क्स है, ये FOB है, ये CFR है। कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट एंड फ्रेट, यानी पैसे भी, प्राइस तो है ही है, फ्रेट भी हम आपसे ले रहे हैं। C&F भी कहते हैं इसको, C&F।
ये भी, इसको भी कॉस्ट एंड फ्रेट और ये भी कॉस्ट एंड फ्रेट ही है, दोनों टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। FOB है फ्री ऑन बोर्ड। एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल। देखें अभी तो आधा घंटा हुआ है क्लास को। एक छोटा सा सवाल। चार और 6 सिर्फ 10 नंबर का सवाल। देखें आप होमवर्क फिर नहीं करते ना, चूंकि तो फिर मुनासिब नहीं है। मैं आपको जब कहा होमवर्क नहीं देना तो फिर क्लास में ही करना पड़ेगा। हाँ जी बताएं, कर लें अभी। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 2। चले मैं कर देता हूं बोर्ड पे, मैं कर देता हूं ना, आप जिसने जाना चला जाए वो। कह रहा हूं ना, जिसने जाना चला जाए, करने के बाद देख लेना वीडियो लगा के। भाई आपको नहीं जबरदस्ती कह रहा है ना, मैं बोर्ड पे कर देता हूं, जिसने जाना है घर ट्राई कर ले खुद, उसके बाद देख लेना, इसमें से कौन सी बात है? समझ नहीं आई? नहीं ना, होमवर्क कर रहे हैं ना, कर लेना होमवर्क। स्प्रिंग 2017 क्वेश्चन नंबर 2। अरे आप शर्मा रहे हैं, उठ ही नहीं जा रहे आप। मैंने कहा चले जाएं, कोई मसला नहीं है, जिससे जाके खुद करना है वो खुद कर ले। चलो नहीं देखता मैं नहीं देखता। है? कर दो यार रेस। मैं बड़ा सीरियसली कह रहा हूं, जिसने जाना है चला जाए। होमवर्क करना है ना, जिसने होमवर्क करना है वो करने के बाद ये वीडियो लगा के एंड से देख लेना। चले सवाल तो बहरहाल पढ़ना ही पड़ेगा ना। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 2, एरोमा हर्ब्स AH है जी। क्या हो गया? समझ नहीं आ रही? और मजीद क्या करना है इसमें? वो क्वेश्चन से अगली शीट देखो ना। जी बुक में है। जी जी यार जिसने जाना है ना वो चला जाए। मैं जल्दी क्या करूं? मैं जल्दी क्या करूं बताएं? सवाल आपको कहा है पढ़ने का, पढ़ें तो ढूंढें। मैं सवाल ढूंढ के दूं आपको, जल्दी करें। कहाँ क्वेश्चन 2 है? जबरदस्त यार, कैसे ढूंढा? मैं तो इतने अरसे से जब से पढ़ा रहा हूं ढूंढ रहा हूं, मुझे स्प्रिंग 17 में मिल नहीं रहा था ये।
सर बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक है। जी एक ही बात है, ये भी पढ़ाना है इस चैप्टर में आगे। बेटे वो लाइट बंद करना। और नहीं, आखिरी वाला खोल दें। काफी 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 काफी। ये खोल दिया क्वेश्चन, क्या करना है? ओ खैर है, पढ़ा जा रहा है, खैर है, ठीक है ठीक है, खैर है। अभी इस वक्त OQ क्या है? 30,000 एनुअल सेल बताई हुई है, लेकिन हमने तो परचेज लेनी होती है, तो कहीं पर स्टॉक की बात नहीं की, तो बस यही परचेज भी है। ये एनुअल है और द टी इज इंपोर्टेड ऑन अ 6 मंथली बेसिस, यानी 6 महीने बाद मंगवाते हैं। तो एग्जिस्टिंग OQ क्या हुआ? 30,000। तो एग्जिस्टिंग 30,000 है, और अगर EOQ पे चले गए तो रिक्वायरमेंट भी यानी किनको कंपेयर करना है? एक EOQ और एक 30,000, और पार्ट A EOQ निकलेगा और पार्ट B में दोनों का टोटल निकाल के उनका डिफरेंस लेंगे। परचेज कॉस्ट लेंगे या नहीं? क्यों? क्योंकि पहले भी डिस्काउंट होता था, अब भी डिस्काउंट होगा, लेकिन चेंज हो जाएगा, यानी प्राइस चेंज होगी, तो प्राइस भी लेनी पड़ेगी।
परचेज कॉस्ट प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज। प्राइस कितनी है? 900। ये 900 है कि ये 900 है? ये 900 है और ये 100 रुपए के बाद 900 है। कैसे? क्योंकि ये 10% डिस्काउंट के बाद है, वो 10% डिस्काउंट जो अभी मिला करता है। अगर ईओक्यू पे शिफ्ट हो गए, किसका 8%? 1000 का। तो ईओक्यू पे चले गए तो ये 1000 पे 80 रुपए डिस्काउंट मिला करेगा। ये है पॉइंट नंबर 2 की पहली लाइन और पॉइंट नंबर 3 का मतलब। और कस्टम ड्यूटी लेनी है या सेल्स टैक्स भी लेना है? सेल्स टैक्स रिफंडेबल है तो बस नॉन रिफंडेबल। कस्टम ड्यूटी है 20%, इसका 20%। इसका 20% किसका? जब सप्लायर हमें बेच ही इतने की रहा है तो इसी का ही होगा ना। वो 10,000 प्राइस बता के हमें 500 की बेच दे तो हम तो 500 की खरीद रहे हैं ना, तो इसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। उधर कितनी? 184। 1080। एग्जिस्टिंग वाला सवाल इसकी परचेज प्राइस पे सॉल्व होगा और ईओक्यू वाला इस पे सॉल्व होगा। पॉइंट 6, ये क्या चीज है? इज अगर ईओक्यू पे चले गए तो ये 81,000 रह जाएगी। 81,000 की रह जाएगी। बताएं पॉइंट 6 का क्या मतलब है? ईओक्यू पे 90 है या एग्जिस्टिंग पे 90 है? हाँ जी है, कंफर्म है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। हाँ परचेज ऑर्डर से तो ज्यादा हो गया, तो अगर ईओक्यू कम आएगा तो ही परचेज ऑर्डर ज्यादा। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अगर परचेज ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होंगे तो कॉस्ट कम होगी। तो ईओक्यू पे चलेगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा हो जाएंगे। डिपेंड करेगा आपके सवाल पढ़ने पे। आपके सवाल पढ़ने पे डिपेंड कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, यानी ईओक्यू का आंसर 30,000 से कम ही है। तो कम है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, इसलिए वो कह रहा है कि चूंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो पर ऑर्डर कॉस्ट 90 की बजाय 81 रह जाएगी। होल्डिंग कॉस्ट क्या क्या है? तो ये 320 ही रहेगी या ये चेंज हो जाएगी? अगर ये कही होती ना इंटरेस्ट कॉस्ट जैसे ये है तो ये चेंज होगी, ये उतनी ही रहेगी। तो 320 उतनी ही रहेगी, ये अकॉर्डिंगली फिर परचेज प्राइस पे लगेगी। ये 1% इस पे लगेगी ईओक्यू के लिए और एग्जिस्टिंग के लिए, और ईओक्यू के लिए इस पे लगेगी। हो गया सवाल? हो गया या लिख के दिखाऊं? नहीं हो गया ना यार सवाल। जी जी, बफर स्टॉक सेफ्टी स्टॉक को कहते हैं। 15 डेज सेल का क्या मतलब है? 60,000 पूरे साल की हैं। तो 65 लिख लें। तो इसका मतलब महीने के 30 दिन ले रहे हैं ना। हाफ क्यों कर लें? एक महीने में कहाँ लिखा आधा महीना? तो 15 दिन आधा मतलब 30 दिन महीना ना।
तो 360 यानी 30 दिन महीना। एक महीने में 30 दिन, साल में कितने? 360। सवाल हो गया? डन जी। ओ क्यू डन, ओ क्यू खत्म है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जी। ये वाला स्प्रिंग 17 पूरा पेपर ही सेंड होगा, यानी स्प्रिंग 17 में सीवीपी कहा था मैंने, जितना किया अभी चैप्टर ही कंप्लीट नहीं किया तो टेस्ट कंप्लीट कैसे होगा यार? अभी तो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट नहीं खत्म। इन्वेंटरी मैनेजमेंट के 2 हिस्से किए थे मैंने, पहला हिस्सा खत्म हुआ है अभी। हाँ जी, इन्वेंटरी लेवल्स करूंगा। ओक्यूज हो गया, एक कल और बताऊंगा बस, और ओक्यू बस, फिर मैं इन्वेंटरी लेवल शुरू कर दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।